नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कल हल्द्वानी में हंगामा था, आज बरेली की बारी है। जी, आपने देखा कल हल्द्वानी में किस तरह से एक अवैध इमारत को तोड़ने पर एक दंगाई भीड़ सड़क पर उतर आई और किस तरह से हंगामा हुआ, पुलिस पर हमला हुआ, पुलिस कर्मियों को मारने की कोशिश हुई, पेट्रोल बम चले। यहां तक की खबर यह भी है कि दंगाइयों के पास कुछ हथियार भी थे। दंगाई पहले जानते थे कि प्रशासन जो है वो अवैध जो कार्रवाई है, अवैध जो निर्माण है, उनको गिराने की जो है वो कार्रवाई करेगी। इसलिए दंगाइयों ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। लेकिन सवाल यह है, अगर दंगाइयों ने पहले से तैयारी की थी तो फिर राज्य का पुलिस महकमा क्या कर रहा था? सवाल यह है कि इसकी सूचना जो है गुप्तचर एजेंसियों को क्यों नहीं थी? ये सवाल इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो भी है, जो कुछ हल्द्वानी में हुआ वो वाकई जो है बहुत डराने वाला है, खतरनाक है, क्योंकि अब तक ये जो कुछ हुआ हल्द्वानी में उसमें 5 लोगों की जानें जा चुकी हैं। लेकिन हल्द्वानी के बाद आज बरेली में जो कुछ हुआ वो और ज्यादा चौंकाता है। इसलिए चौंकाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक क्या ये कोई नई टूल किट है? आप जानते हैं इस देश में कब कब कैसे कैसे किसी किसी मुद्दे पर, अलग अलग मुद्दों पर लोगों को भड़काने की और देश को जलाने की साजिशें हुई हैं। कभी कश्मीर के नाम पर, कभी सीए के नाम पर, कभी हिंदू नववर्ष के नाम पर, कभी हनुमान जयंती के नाम पर। और ऐसी साजिश तो राम जन्मभूमि में जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तब भी ऐसी साजिशें रची गई। लेकिन अब जिस तरह से उत्तराखंड में, पहले हल्द्वानी में और अब आज बरेली में जो कुछ हुआ वो एक सोची समझी टूल किट का हिस्सा लगता है। ये टूल किट क्या है, आज इसी को जानने समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अचानक से दोनों जगह पर जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं घटती हैं, जिस तरह से दंगाई भीड़ सड़क पर आ जाती है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया जाता है, वो साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में एक बार फिर से माहौल खराब करने की साजिश है। लेकिन फिर सवाल यह है कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन है और जो लोग ये कर रहे हैं उनको रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? दो टूक में आज इसी पर सवाल करेंगे, इसी पर चर्चा होगी। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए जो कुछ हल्द्वानी से लेकर बरेली तक में हुआ जरा उसकी एक झलक देख लीजिए। प्रशासन के द्वारा जो न्यायालय के आदेशों के क्रम में अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा था, अनेक स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया। लोगों ने स्वतः ही अतिक्रमण हटाया क्योंकि प्रशासन ने पहले से सूचना दी हुई थी। कल बनभुलपुरा क्षेत्र में जब पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, वहाँ पर सुनियोजित तरीके से बमों से, कट्टों से, पेट्रोल बमों से, पत्थरों से प्रशासन की टीम पर बहुत आगजनी भी हुई, हत्या करने का प्रयास भी हुआ, आगजनी हुई। और यहाँ के जो उत्तराखंड राज्य का जो माहौल है उसको ख़राब करने का कुछ लोगों ने काम किया है। उनके खिलाफ कानून सख्ती से काम करेगा। मैं देख रहा हूँ कि हुकूमत भी और अदालतें भी आज कानून के मुताबिक काम नहीं कर रही है, बल्कि अपनी आस्था के मुताबिक काम कर रही है और अपनी आस्था जबरदस्ती मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये जुल्म ज्यादती इसी तरह जारी रहा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों को दंगा और फसाद चाहती है तो हम तैयार हैं। न पुलिस की लाठी से डरते हैं, न गोली से डरते हैं, लेकिन हम अपने शहर के अमन से और अपने देश के अमन को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हमने जवाब दे दिया है। हमारे यहाँ इतना बड़ा निर्णय आया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का प्रभु श्री राम मंदिर के मामले में, अयोध्या के मामले में, उसमें एक भी कहीं कोई वारदात नहीं हुई उत्तर प्रदेश के या देश के अंदर। और आप इस तरह की ये भाषा का इस्तेमाल करेंगे, आप ये बातें करेंगे, आप दंगा कराएंगे, आप जेल जाएंगे, दंगा नहीं करा पाएंगे आप। दुखद घटना है
ये संविधान इस देश का सभी को अपने धर्म का पालन करने की अनुमति देता है और इस धर्म में, इस देश में हमेशा से संयम रखा है इस बात को लेकर के। तो मैं मांग करूंगी प्रदेश सरकार से उत्तराखंड की कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। ऐसी घटना की हम निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए और कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है तो वहाँ के प्रशासन के लोगों ने कार्रवाई करने की शुरू कर दिया है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो हमारे लिए प्रायोरिटी है कि इस घटना के पीछे जो भी मिसक्रिएंट एलिमेंट्स थे जिन्होंने कल पुलिस पार्टी पर पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके, वेपन से गोली चलाने की भी हमारे पास सूचना है, उनको चिन्हित करके और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। अबे बहुत ज़्यादा हम बहुत बच के आए, बहुत एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए हम लोग। अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स काफ़ी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल के आए। जो पत्थरें लगे ऊपर से इधर उधर से बहुत कंडीशन खराब, बहुत ज़्यादा। पुलिस कर्मियों पत्रकारों को टारगेट बनाया है और ऐसा टारगेट बनाया है कि पुलिस कर्मियों की गंभीर घायल हुए हैं और पत्रकारों की गाड़ियाँ भी चली गई और पत्रकारों भी घायल हुए हैं। सब एडमिट का इलाज चल रहा था और लगातार। तो आपने देखा किस तरह से हल्द्वानी से लेकर बरेली तक एक टूल किट ऐसा लग रहा है कि अचानक से एक्टिव हो गई है और उसके पीछे तो बड़ा साफ सा मकसद दिखता है। मकसद यही है कि चुनाव है, चुनाव से पहले कैसे माहौल गरमाया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर इस सबके पीछे है कौन, इसी पर चर्चा करेंगे। और आज का मेरा शीर्षक बरेली से हल्द्वानी, टूल किट की नई कहानी, इसी पर चर्चा करेंगे। आज की डिबेट में मेरे साथ 5 लोग जुड़ रहे हैं। आइए परिचय करा दूं। मेरे साथ वीरेंद्र बिष्ट जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं वीरेंद्र बिष्ट। फिलहाल 4 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र बिष्ट मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अशोक यादव मेरे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दुष्यंत नागर मेरे साथ जो हैं, दुष्यंत नागर मेरे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। दुष्यंत नागर फिलहाल मुझे नहीं दिख रहे, लेकिन दुष्यंत नागर मेरे साथ नहीं जुड़े हैं। दुष्यंत नागर मेरे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। विक्रम सिंह जी जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीपी हैं और जो है इसके अलावा मेरे साथ कुछ और मेहमान जल्द जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत करता हूं सबसे पहले, मेरा सवाल सबसे पहले विक्रम सिंह जी आपके साथ है। विक्रम सिंह जी, ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो कुछ हुआ है ये अचानक से तो नहीं हुआ होगा। हल्द्वानी से लेकर बरेली तक लगातार जो है इसकी साजिशें रची जा रही थी, लगातार जो है ऐसी कोशिशें हो रही थी, ये साफ तौर पर दिख रहा था। ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या आपको लगता है कोई चूक है? क्योंकि इसमें पीएफआई तक का हाथ बताया जा रहा है, प्रतिबंधित संगठन। अगर एक प्रतिबंधित संगठन हल्द्वानी में इस तरह से माहौल खराब कर सकता है तो ये अपने आप में बहुत डराने वाली बात है। अशोक जी, विद्वान पैनलिस्ट को सबको मेरा नमस्कार। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है। ये अकस्मात या इत्तेफाकन नहीं हुआ है। एक बहुत सोची समझी सुनियोजित रणनीति के तहत इस तरीके का कार्यक्रम हुआ है और इसकी मैं कुंजी आपको दे रहा हूं। मैं एसएसपी नैनीताल 3 वर्ष तक था। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्याकांड भी हुई थी, तब भी इतनी भयावह स्थिति उत्पन्न नहीं हुई जितनी आज बनभूलपुरे में नैनीताल में आज हुई। ये देवभूमि है, शांतिप्रिय लोगों की जगह है। वहां पर इस तरीके का होना, रोहिंग्यास का, नाजायज बांग्लादेशियों को लाके बसाने का। पहले आप देखिए, बहेड़ी बरेली से चलिए, किच्छा, पंतनगर, लाल कुआं और काठगोदाम, पटरी के दोनों तरफ लाखों की संख्या में आपने बांग्लादेशी लाके बसाए हैं। अशोक जी, किसने बसाए हैं? किसने उनको पैन कार्ड और किसने उनको लाके आधार कार्ड दिए हैं, वोटर्स आईडी दिए हैं, वहां पर उनके रहने की सुविधा दी है, उनको अपना वोट बैंक बनाया। जिसने भी किया है, देशद्रोह किया है, मैं खुल के कह रहा हूं आपके माध्यम से, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आज ये वो तत्व है जहां पर आज बनभूलपुरे में इनकी संख्या 20 साल पहले 1000 थी, आज 1 लाख हो गई है। क्या आपको समझ में नहीं आया कि देशद्रोही तत्व यहां आकर के हिंसा का तांडव कर रहे हैं? हमारे आपकी देशवासियों की छाती पे मूंग दल रहे हैं। हमारे आपके टैक्स पे ये जीवित है
और लोभी लंपट नेताओं को वोट बैंक बनकर के बैठे हुए हैं। अब आती है टूल किट की बात। वंदना सिंह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहा था 3 दिन पहले छतों का जब ड्रोन सर्वे हुआ एक भी पत्थर नहीं था। 3 दिन बाद पत्थरों का अंबार लग गया, कट्टे आ गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कट्टे आ गए, बम आ गए, कंट्री मेड वेपन्स आ गए और पुलिस के ऊपर आक्रमण किया। पुलिस के ऊपर आक्रमण करना अशोक जी आसान बात नहीं होती है, हाथ और पैर कांपने लगते हैं। और मैं कहता हूं कि मोलोटोव कॉकटेल कैसे बनता है। इन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ जो पार्क्ड गाड़ियां थी उनसे पेट्रोल डीजल निकाला, जो रद्दी के वहां पर बोतलें पड़ी थी उनमें पलीता लगाया और उसको जिस खूबी के साथ कैसे प्रोजेक्टाइल बना करके फेंका, ये भी अपने में ही एक कला है। और इस कला में ये सब पारंगत थे, इन्होंने पूर्वाभ्यास किया था, इनकी ट्रेनिंग हुई थी। ये टूल किट का पार्ट है। मेरा ये परामर्श होगा उत्तराखंड पुलिस को और इंटेलिजेंस को कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से बदमाशों को चिन्हित करें। अब तक की जो 18 गिरफ्तारियां हैं अपर्याप्त हैं, यहां होनी चाहिए कम से कम 400 गिरफ्तारी। और 400 गिरफ्तारी में न सिर्फ एनएसए की कार्रवाई की जाए, जैसा कि अभिनव कुमार जी ने कहा था पुलिस महानिदेशक ने, यूएपीए के अंतर्गत। ये आपने सही निष्कर्ष निकाला, क्योंकि जब सिमी बैन किया तो दूसरे अवतार में आगे पीएफआई में, इंडियन मुजाहिदीन में। वो जब बैन हुआ तो दूसरे अवतार में आगे पीएफआई में। पीएफआई जब बैन हुआ तो दूसरे अवतार में आके टूल किट में खड़े हो गए। ये जिस तरीके से राष्ट्रीय संपदा की लूट के हम सहभागी लोग जो बने हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, आतताइयों को नसीहत मिले। और जैसे पहले था, इतना जुल्म तो अंग्रेजों ने भी नहीं सहा कि अगर पुलिस कांस्टेबल के ऊपर आक्रमण हुआ तो डीएमएसपी जाकर के रौंद दे देते, गांव के गांव लाचिरागी की हालत में आ जाते थे। ये शब्द ही लाचिरागी इसी बात के लिए है कि जिसने पुलिस और प्रशासन के ऊपर आंख उठाया, ये इस तरह से हमारे महिला पुलिस कर्मियों के साथ, पुलिस कर्मियों के साथ, कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के साथ इस तरीके की मारपीट और कातिलाना हमला किया। अशोक जी, इसके परिणाम होने चाहिए। परिणाम उनके लिए ऐसे भयावह हो कि कम से कम, जैसा दिनेश शर्मा जी ने कहा, 3-4 पुष्ट याद रखें। मैं यही कह रहा हूं कि ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आपने जो खुलासे किए वो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। और ये रातों रात नहीं हुआ होगा कि जहां पर 1000 लोग थे वहां पर जो इतनी बड़ी तादाद में, आप कह रहे हैं 1 लाख लोग, वो भी बांग्लादेशी हैं, उनमें रोहिंग्या हैं, कौन है कोई नहीं जानता इस तरह से। और मैं ये देख रहा था हरीश रावत जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बयान मैं देख रहा था, उन्होंने कहा ये बनभूलपुरा जो है बहुत सुरक्षित जगह है, बड़ी शांतिप्रिय जगह है, जबकि ये सरासर झूठ है। ये झूठ इसलिए है, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है इस बनभूलपुरा का। यहां पर कोरोना 2020 में कोरोना की जो टीम है उसके ऊपर हमला हो चुका है। जब कोरोना टीम वहां गई थी, डॉक्टर्स की टीम गई थी, वहां पर हमला हो चुका है। नशे के कारोबारी वहां से गिरफ्तार हो चुके हैं, वहां कई बार पथराव हो चुका है। वहां पर इस तरह की खबर आई कि एक धार्मिक समारोह से लोग लौट रहे थे, उनके ऊपर पथराव हो जाता है। वहां उत्तर प्रदेश के में क्राइम करने के लिए वहां पे कुछ लोग जो है बाकायदा तैयारी कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। तो एक नहीं, ऐसे कई इंसिडेंट है जो बता रहे हैं कि वो पूरा अपराध का जड़ बन गया था। और दूसरी तरफ मौलाना तौकीर रजा, ये वो मौलाना तौकीर रजा है जिसने एक बार तस्लीमा नासरीन के लिए कहा था कि उसकी जो गर्दन काट के लाएगा उसको 5 लाख रुपए दूंगा। ये वो मौलाना तौकीर रजा है जिसने खुलेआम कहा था कि अगर हम लोगों ने हथियार उठा लिया, हम लोग सड़क पे आ गए, तो इस देश में कोई हिंदू रह नहीं पाएगा। लेकिन उस मौलाना तौकीर रजा की इतनी औकात हो जाती है, इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो इस तरह से खुलेआम धमकी देता है, मराने की बात करता है, मारने की बात करता है, हत्या करने की बात करता है, कहता है कि देश के कानून का कुछ नहीं, अदालत जो है कुछ नहीं करेगी, हम करेंगे। शर्म की बात है इस तरह से इस देश में हो रहा है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है, समझना पड़ेगा। अशोक यादव जी, क्या लगता है आपको, कौन लोग आखिर इसके लिए, आज अगर वहां पर यह सिचुएशन हो गई है, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? देखिए, जो भी घटना हुई है बहुत दुखद घटना है। जिस तरह से हमारे पुलिस पर्सनल्स के ऊपर और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों के ऊपर हमले हुए हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। इसमें हम कहेंगे कि सीधे सीधे एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव और इंटेलिजेंस का फेल्योर है। और सरकार को सख्ती से, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं लोग, जो भी दंगाई हैं, उनके ऊपर सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो है कहीं न कहीं देश और प्रदेश की छवि को धूमिल करते हैं। जो कमोबेश स्थिति जो बनी है वो स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। अगर सरकार पहले से अगर अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों के माध्यम से अगर उसकी बाकायदे मॉनिटरिंग की होती तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा विभत्स घटनाक्रम नहीं हुआ होता वहां पे। और रह गई बातें जिस तरह से ये घटनाक्रम विगत कई, मुझे लगता है कि इसके पहले भी एक घटना भी हुई थी, यूपी की बात मैं बता रहा हूं आपको, मुरादाबाद में हुई थी। जिस तरह से मोनू बिश्नोई करके एक बजरंग दल का कार्यकर्ता, उसने किसी, जो कि वहां पे द हिंदू अखबार में खबरें निकली थी, वहां के एसएसपी थे मीणा साहब, उन्होंने भी बयान दिया था। उसने गाय को काट के किस तरह से दंगा फैलाने की कोशिश की।
तो जो भी उसके बाद क्या हुआ आपने देखा होगा कि रामकमल गुप्ता नाम का व्यक्ति जो है वो विश्व हिंदू परिषद का नेता, वो हजारों की संख्या में थाना को घेर लेता है और थाना को घेर के कहता थाने को उड़ा देंगे। तो ये सारी चीजें जो भी दंगाई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन दंगाई है कौन नहीं दंगाई, लेकिन इस तरह की घटना जो भी देश में या प्रदेश में इस तरह का तनाव फैलाता है। आप कह रहे हैं सर, आपने कुछ लोगों का नाम ले दिया, लेकिन मौलाना तौकीर रजा, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा के साथ आप लोगों का पॉलिटिकल डील हुई थी, समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला चुका है वो आदमी, तो आपको मौलाना तौकीर रजा का नाम लेना बिल्कुल याद नहीं रहा, जो खुलेआम कहता है कि अगर हम लोग सड़क पर आ गए, हम लोग उतर गए तो इस देश में कोई हिंदू रहेगा नहीं, जो खुलेआम जो है गर्दन काट के लाने पर 5 लाख का इनाम, जो कहता है कि औरंगजेब की शख्सियत बड़ी स्ट्रांग थी, जो कहता है कि जो बाटला हाउस में मारे गए वो आतंकी नहीं थे, उनको शहीद बताता है, उनका नाम तो आपके मुंह से निकला नहीं, क्योंकि उनके साथ आप लोगों की पॉलिटिकल डीलिंग हुई थी। यही तो वो बता रहे हैं, आप लोगों, दूसरे लोगों, सब लोग तो इसी तरह से राजनीति करते हैं, इसलिए तो ये टूल किट एक्टिव हो जाती है थोड़े थोड़े दिनों में। हो जाता है। देखिए सर, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि इस तरह की जो भी लोग दंगाई हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे मौलाना हो, चाहे धर्मगुरु हो, नाम तो लीजिए, मोनू का नाम आपको, सर मोनू का नाम आपको याद रहा, जो जिसने 1 या 2 बार इंसिडेंट में, लेकिन वो तौकीर राजा 2001 से लगातार इस तरह की दंगे भड़का रहा, उसका नाम आपकी जबान पे ही नहीं आ रहा। मैं से देखिए अशोक जी, मैं तौकीर रजा को ऐसा नहीं कि उनको मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूं कि वो बहुत साफ पाक, ऐसी बात नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति इस देश में या प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने का जिम्मेदार है, उसके ऊपर सख्ती से बिना बायस्ड होकर अनबायस्ड वे में सरकार को एक्शन लेना चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि तौकीर रजा ने संविधान, तौकीर रजा ने कहा कि जो अदालतें हैं उनसे हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम पर जो हमला करेगा हम उसको मार देंगे। आपको लगता है वो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए इस बयान के लिए? देखिए, इस तरह का हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है और स्वतंत्र न्यायपालिका का सम्मान देश के हर नागरिक को करना चाहिए, क्योंकि जब हम देश के नागरिक हैं, हम संविधान का सम्मान नहीं करेंगे, लोकतंत्र का सम्मान नहीं करेंगे, न्यायपालिका का सम्मान नहीं करेंगे, नहीं किया तो ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या तौकीर रजा जैसे आदमी को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए? देखिए, जो भी सुसंगत कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो मौलाना तौकीर रजा हो, चाहे मोनू बिश्नोई हो, चाहे रामकमल गुप्ता हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है अशोक जी, जो भी इस तरह का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करता है, उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें आप इससे ज्यादा स्पष्ट क्या आप सुनना चाहेंगे? नहीं, आप लोग इतना ज्यादा एक व्यक्ति को पिन पॉइंट करके, जो आदमी सामने दिख रहा है, मैं कह रहा हूं, मुझे आपने मोनू का नाम लिया, करिए कार्रवाई बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से पिन पॉइंट करके आपने मोनू का नाम लिया ना, उस तरह से आप साहस नहीं दिखा पा रहे तौकीर रजा का नाम। रजा के बारे में मैंने सर आपका नाम लिया। आपने कहा इस तरह के नाम लिया, आपने बार-बार कहा तौकीर रजा हो, इस तरह का उस तरह को। अरे तौकीर रजा की किस तरह का? तौकीर रजा एक ही है, वो तौकीर रजा के कई जो है एआई उसके वो क्लोन नहीं है कि हम कहें कि ये भी वो भी। एक आदमी है, उसने खुलकर बयान दिया, और उसके एक नहीं, मैं बार-बार देख रहा हूं बयान है, लेकिन मुझे मालूम है, क्योंकि आप लोगों के साथ वो जो है सेकुलरवाद का मुलंबा चढ़ा के कभी सपा के साथ होता है, कभी जो है कांग्रेस के साथ होता है, इसलिए आप लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन मेरा सवाल बीजेपी से जरूर है। वीरेंद्र मिश्र जी, आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? इस तरह के दंगाई जो हैं जो है पूरे उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। एक इस तरह के बयान देने वाला मौलाना जो है खुलेआम बयान देता है और उसके बावजूद जो है खुलेआम घूम रहा है। किस तरह की आप लोग सरकारें चला रहे हैं दोनों राज्यों में? देखिए, सरकार हम बहुत अच्छी चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपने योगी आदित्यनाथ जी और उत्तराखंड राज्य में अपने पुष्कर सिंह धामी जी। हमने अभी तक जो फैसले लिए हैं बहुत हिम्मत के साथ में, बहुत संकल्पबद्ध के साथ में लिए हैं, और हम ऐलान करना चाहते हैं कि ऐसे वो लोग जो हमारी फिजा को, देवभूमि की फिजा को खराब करना चाहते हैं, यहाँ उन्माद पैदा करना चाहते हैं, हमारा अमन और चैन को जो है नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमने पहले भी करी है। हमने अतिक्रमण की कार्रवाई निरंतर प्रारंभ की है जब से पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं। हमने एक तरफा कार्रवाई करी है, ऐसे सभी लोगों को जेल में डालने का काम किया है। उत्तराखंड राज्य पहला ऐसा राज्य है कि जहां जिसने इस तरीके की घटनाएं करी हैं उसके हमने अकाउंट भी सीज करने का काम किया है, उसकी संपत्ति को जो है सरकारी संपत्ति अब तक 5 जाने गई हैं। बिश्री जी 5 जाने गई हैं, और अभी विक्रम सिंह जी ने बताया उस इलाके में 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनमें कई बांग्लादेशी हैं, कई रोहिंग्या है, और उनको वो कैसे इतने सालों में धीरे धीरे आके बच गए, कैसे उन लोगों को राशन कार्ड मिल गए, कैसे ये सब? क्या सिर्फ एक अतिक्रमण हटाने से ये सब हो जाएगा क्या? नहीं, देखिए, ये अतिक्रमण हटाना भी उसकी एक शुरुआत है। आपने देखा कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के बयान को आपने कोट किया है
ये वही लोग हैं जिन्होंने वहां जो है इस तरीके से लोगों को बसाना शुरू किया, जिस तरीके से इन्होंने वहां सांसद निधि दी, लोगों के राशन कार्ड बनाने शुरू किए, लोगों को वोटर लिस्ट में लाने का काम किया। जहां जहां ये अतिक्रमण हो रहा है उसके पीछे सीधी सीधी तौर पर मैं कहता हूं कांग्रेस के नेता जिम्मेदार हैं। हमने जब जब हल्द्वानी में इनके खिलाफ कार्रवाई करनी प्रारंभ की, तब तक वहां कांग्रेस के जो विधायक थे, पूर्व में मंत्री भी रहे, वर्तमान में भी वहां पे कांग्रेस के विधायक हैं, वो जो है धरने पर बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं, उनको हम एटीएस के तहत उनको बंद कर रहे हैं और जो है बिल्कुल सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने जिस तरीके से आपकी सरकार है, अगर वो लोग, अगर आपकी सरकार है, अगर किसी इलीगल चीज के लिए वो लोग विरोध में बैठते भी हैं तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी ना, मुझे बताइए कब तक इस एरिया को, मुझे बताइए कब तक इस एरिया को आप लोग जो है इस एरिया को पूरी तरह से सैनिटाइज कर देंगे? कब तक इन दंगाइयों का वहां से सफाया हो जाएगा? कोई टाइमलाइन आप लोगों ने रखी है क्या? क्योंकि ऐसे तो आज हल्द्वानी में हो रहा है, कल को कहीं और होगा। 1 लाख की संख्या कम नहीं होती। ये दंगाई तो पूरे राज्य में जिस तरह से अगर फैलेंगे तो देवभूमि, फिर देवभूमि क्या रहेगी? देखिए, एक विषय तो एक मसला इनका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, दूसरा मसला जो ये था, ये दूसरा मसला है जो है अतिक्रमण किया गया था। इसको हटाने के लिए बाकायदा सब लोगों से बातचीत हो गई। उनके जो नेता थे, उनके जो मौजूद लोग थे, वहां के रहने वाले लोग थे, सबने ऐलान कर दिया कि ठीक है आप इस अतिक्रमणों को हटाइए, क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश है कि तत्काल रूप से हटाए जाना है। और हमारी पुलिस प्रशासन और पत्रकार वहां जाते हैं, वो तो इस बात पे मुतमिन थे कि उन लोगों ने बिल्कुल जो है जिस तरीके से बात करी है उस बात से यह साधारण रूप से हट जाएगा। लेकिन उसके पीछे जिस तरीके से उन्होंने पेट्रोल बम किया, हथियार उठाए, जिस तरीके से उन्होंने वहां पत्थरों को इकट्ठा किया था, इस्तेमाल किया, और लाखों हजारों की संख्या में लोग आकर पुलिस के ऊपर और हमारे पत्रकार बंधुओं के ऊपर हो गए, उन्होंने इतना अत्याचार किया कि लोगों को आग में डालने का काम किया। अभी पत्रकार बंधु कह रहे हैं, वो तो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हम भयानक पुलिस वालों के जो बयान सुन रहे हैं, डीएम के जो बयान सुन रहे हैं, वो तो हमें सब जाए। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है कि इतनी बड़ी ये लोग तैयारी कर रहे थे, तो सवाल यह कि प्रशासन और पुलिस जो है उसके पास कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी कि इस तरह की ये लोग तैयारी करके बैठे हैं। इनके पास पेट्रोल बम है, ये पहले पत्थर चलाएंगे, पेट्रोल बम चलाएंगे, और उसके बाद तो डीजीपी कह रहे हैं कि शायद इनके पास कुछ हथियार भी है इन लोगों के पास। निश्चित रूप से हथियारों की पुष्टि हुई है। उन्होंने जो सिरों पर लोगों की चोट आई है उससे ये हुआ है कि इनके पास जो इलीगल हथियार हैं उससे इन्होंने वेपन से लोगों के सिर पर चोटें भी करी हैं। ये सारी चीजें आ गई हैं, सीसीटीवी में आ गए हैं, इनके मोबाइल जो है खंगाले जा रहे हैं, जो उनकी चैटिंग है, मोबाइल रिकॉर्डिंग है, सब चीजें आ रही हैं। इन लोगों के संरक्षण देने वाले कुछ और लोग हैं, ये चाहते थे कि उत्तराखंड में इस तरीके का उन्माद फैलाया जाए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये उन्माद जो है ये आखिरी इन्होंने एक कोशिश करी है। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इनको उत्तराखंड से खदेड़ने का काम करेंगे, और समय समय पर हमने इनकी कमर तोड़ने का काम किया है, इनको रोकने का काम किया है। भविष्य में ऐसे कोई हिम्मत नहीं करेगा, हिम्मत नहीं जुटा पाएगा उत्तराखंड में। नंदकिशोर गर्ग जी, कि पुष्कर सिंह धामी जी का जो रवैया है, जो धाकड़ धामी के रूप में बनकर आए। नंदकिशोर गर्ग जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक नंदकिशोर गर्ग जी। नंदकिशोर गर्ग जी, आपको भरोसा है जो बिष्ट जी कह रहे हैं, आपको लगता है कि ये, क्योंकि जो सिचुएशन है, जो हमने देखा, जिस तरह से 1 लाख से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये आखिरी घटना होगी? क्योंकि ये तो ट्रिगर पॉइंट है। अगर इनका सफाया नहीं किया गया, और अगर बिष्ट जी खुद कह रहे हैं कि भाई हम हटाने की कोशिश करते हैं, कुछ करते हैं, धरने पर लोग बैठ जाते हैं, अदालत में चले जाते हैं, तो इस तरह से क्या जो स्ट्रैटेजी है इनको इनसे टैकल करने की, क्या सरकार की वो स्ट्रैटेजी सही है? मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि विक्रम सिंह जी ने जो बताया, 3 साल एसएसपी रहने के कारण उसके जर्रे से वाकिफ है, और जो तैयारी आज से तो नहीं है, यूसीसी से पास हो रही है, उसका भी गुस्सा उनके दिमाग में है, ज्ञान व्यापी का भी है। पिछले 1-1.5 साल से पहले भी तो यहाँ अतिक्रमण हटाने के दौरान क्या क्या हुआ था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आपस में एक मत नहीं हो पाते, उन सब चीज़ों का लाभ ये उठा रहे हैं। फिर दूसरा बॉर्डर एरिया है उत्तर प्रदेश, और ये बरेली से या योगी जी जब सख्ती करते हैं तो वहाँ चले जाएंगे लोग, दोनों जगह सख्ती होगी तो हिमाचल चले जाएंगे, क्योंकि सरकार अब हिमाचल, ये सारा ऐसा एरिया है जिसके अंदर पूरे भारत के रूप में से सोचना पड़ेगा। रोहिंग्या की समस्या, बांग्लादेश की समस्या किसी राज्य विशेष तक सीमित करेंगे तो एक जगह कंसंट्रेट होंगे। मेरा मानना है कि जब विक्रम सिंह जी जैसे लोग जो पूरे देश के लेवल पे, डीजीपी लेवल पर और बहुत ही जागरूक हैं, मैं प्रकाश सिंह जी और विक्रम सिंह को ऐसे उत्तर प्रदेश के 2 लाल मानता हूं। मैं इनको थोड़ा ऑब्जर्व करता हूं कि जो खुले रूप से देशभक्ति का परिचय देते हुए निडर होकर काम करते हैं, इसलिए। परंतु मैं वीरेंद्र सिंह बिष्ट की बात से उतना सहमत नहीं हूं।
धामी जी को बहुत योगी जी मॉडल को अपनाना चाहिए और फिर भारत सरकार से, गृह मंत्री से बातचीत करके और NIA को जिसको भी सौंपने की जरूरत है, कश्मीर को यदि हम सॉल्व कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में आज जो तौकीर रजा के जो मैंने सुना और मैंने टीवी पे देखा था कि कैसे बरेली पुलिस समझा बुझाकर गिरफ्तार ना करके उनको घर वापस थी, ये समझाने बुझाने से मानने वाले लोग सर यही है। नंदकिशोर गर्ग जी मेरा यही सवाल है। अभी आपने कहा योगी मॉडल, तो योगी मॉडल में अगर तौकीर रजा से निपटा नहीं जा रहा, अगर तौकीर रजा के सामने पुलिस, बड़ी दुखी बात है। आज मैं इससे बहुत दुखी हूं कि अगर उस मॉडल से, तो फिर तो अशोक यादव जैसे सभ्य पढ़े लिखे लोग, इनके नाम लेने में इनको भय लगता रहेगा और बाकी लोगों को भी लगेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत पार्टी का सवाल है और थोड़ा भय है। ऐसे लोगों से निपटने का काम तो पुलिस को सीधे सीधा पूरी ताकत से उनको अधिकार देने चाहिए। और मैं समझता हूँ योगी मॉडल भी फेल हो गया, जो देश को ये तोड़ने के लिए तो लगे हुए हैं। अभी आप देख रहे हैं फरवरी के महीने में ही किसान के नाम पर फिर वही लोग, वही टूल किट, 13 तारीख को इतने इतने ट्रैक्टर लेके आएंगे। दिल्ली को आप रास्ते रोक कर नहीं बचा सकते। ये एक बयान, एक आदेश जारी हो गया, कोई भी ट्रैक्टर जो कृषि के लिए है और किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग होगा, शहरों में आने की कोशिश करेगा, बिना सामान के उनको जब्त कर लिया जाएगा, उनका इंश्योरेंस भी कैंसिल होगा। आज नॉर्मल वे में ये 1-1.5 महीना बहुत खराब जाने वाला है। अशोक जी, आप बहुत खुल के बात कर रहे हैं, तो मैं भी खुल के बात कर रहा हूँ। इस राष्ट्रवादी विचार के लोगों को बहुत सावधानी से, प्रधानमंत्री जी जितना देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये रोकने वाले लोग उतनी ही ताकत से अड़ेंगे। और ये मुझे मन लगता है फरवरी और मार्च का महीना इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले ये लोग सारी साजिश करेंगे, क्योंकि आज ये बहुत निराश हताश हैं। और निराश और हताश आदमी कुछ भी कर सकता है। ये जो कुछ घटनाएं हुई हैं, कि मेरा हल्द्वानी काफी आना जाना रहा, जिन मंत्री महोदया का नाम लिया मैं उनको भी थोड़ा व्यक्तिगत तौर पे भी जानता था। ये पूरे उन्होंने अपना एक फोर्ट बना दिया वोट के नाते, कि वो कभी भी ना हारे, वो या उनका परिवार, वो आज भी उनके परिवार से ही है। इसलिए इसको तोड़ने के लिए साधारण सोच से काम नहीं चलेगा। DGP साहब को भी और उन सबको बहुत सख्ती से, और इसके ठीक का अब तक तो 400-500 लोग गिरफ्तार होने चाहिए थे। गोली से मरने वाले लोग यदि घायल 50, 60, 70 पुलिस वाले हैं, मेरी बेटियां किस प्रकार से बयान कर रही थी, तो देश के 140 करोड़ लोगों का जो पूरा विश्व जिसको शक्ति मानता, और ये चंद छठ भैये लोग यदि अंदर ये शरारत करेंगे तो हमारी प्रोग्रेस भी रुकेगी। और मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तराखंड पुलिस दोनों मिलकर इसको 2 दिन के अंदर इसको बहुत तेजी से, लेकिन आपने जो बात कही वो वास्तव में वो इसीलिए आज मैंने इस टूल किट की बात करी, क्योंकि ये अचानक से जो है 2 जगह पे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में 2 दिन के अंदर चीजें हो जाती हैं। ये टूल किट तो, और ये टूल किट हम पहले भी देख चुके हैं। जब किसान आंदोलन हुआ था तो किस तरह से टूल किट एक्टिव हुई थी, जब सीए आया था तो किस तरह से टूल किट एक्टिव हुई थी, और किस तरह से। तो ये टूल किट जो है, और अगले 2 महीने वास्तव में जो है वो जिस तरह के इंडिकेशन आ रहे हैं, वो अगले 2 महीने इस तरह की टूल किट और भी एक्टिव होंगी। और हम बार बार आपको बता चुके हैं, ये बात अब जो है ये ओपन सीक्रेट है कि किस तरह से हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले कुछ लोग जो हैं अपने खजाने खोलकर बैठे हैं कि कैसे भारत में स्थिरता पैदा की जाए। और वो टूल किट जो है क्या वहीं से जनरेट हो रही है? सवाल ये, अगर वहीं से जनरेट हो रही है तो इसका इलाज तो हमें यहाँ करना पड़ेगा। वहाँ हम शायद नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ क्या इलाज हो सकता है, आऊँगा उस पर, इस डिबेट पर, इस बिंदु पर जरूर आऊँगा। आखिर इनका इलाज क्या है? और सवाल है कि तौकीर रजा जैसे ये जो नफरती मौलाना हैं, इनको आखिर कब तक जो है इस तरह से खुलेआम संविधान के खिलाफ, देश के खिलाफ जो है इस तरह से बयान देने के लिए खुला छोड़ा जाएगा? आऊँगा इस पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी सर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं।
मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो झूठ बोला लेकिन। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं बरेली से हल्द्वानी टूल किट की नई कहानी है। टूल किट की नई कहानी क्या है? 2 दिन के अंदर पहले हल्द्वानी में और उसके बाद बरेली में जिस तरह से माहौल खराब होता है, बरेली में भी आज जो श्यामगंज बाजार इलाका है वहाँ पर पथराव चले हैं और वहाँ पर एक हज़ारों की भीड़ को जुटा लिया गया और पुलिस ने वहाँ पर फिलहाल जो है सब कुछ सिचुएशन को किसी तरह से कंट्रोल में रखा, लेकिन कुछ पत्थरबाजी वहाँ हुई है। पर उसके बावजूद जिस तरह से बयानबाजी लगातार वहाँ दी जा रही है, माहौल वहाँ भी बहुत चिंताजनक बना हुआ है। हल्द्वानी में हमने देखा 5 लोगों की जानें जा चुकी हैं और वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि वहाँ पर फिलहाल जो है सिचुएशन जो है वो बहुत संवेदनशील है। इसी सब पे चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ वीरेंद्र मिश्र जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, दुष्यंत नागर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, विक्रम सिंह जी पूर्व DGP हैं और मेरे साथ नंद किशोर गर्ग जी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत नागर, ये 2 दिन में दो इंसिडेंट हुए और एक बार फिर से अब जो खबरें आ रही हैं कि भाई अब जो है नए नए आंदोलन फिर से शुरू हो रहे हैं। क्या ये चुनावों को डिस्टर्ब करने की क्या एक जो है एक टूल किट है कि किस तरह से भारत को इलेक्शन के दौरान डिस्टेबलाइज किया जाए? देखिए, बिल्कुल अब इसके तो जांच करने की जरूरत है। जिस प्रकार से ये 2 घटना हुई हैं और एक माहौल खराब करने का प्रयास किया गया है, तो इसके विषय में तो जांच एजेंसियां ही बता सकती हैं। किसी भी चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, कुछ भी हो सकता है। निश्चित रूप से जब देश में एक सामाजिक सौहार्द का जो माहौल है वो खराब होता है और सांप्रदायिकता बढ़ती है, तो उसके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। हमें ये जानना चाहिए कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं है, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी भी है। और जहां पे अगर माहौल खराब होता है तो उसका असर भारत के निवेश पे पड़ता है, कानून व्यवस्था पे तो पड़ता ही पड़ता है, दुनिया में भारत की छवि पे पड़ता है, लोकतांत्रिक ढांचे पे पड़ता है, हर चीज पे असर पड़ता है। तो ये जांच करने की जरूरत है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट कौन सांप्रदायिक माहौल कौन खराब कर रहा है? कौन खराब कर रहा है सांप्रदायिक माहौल? देखिए, मैं और आप इस विषय पे निर्णय ना लें, इसके लिए जांच होनी चाहिए। NIA का काम है, वो जांच करे क्यों हो रहे हैं ऐसे 2 राज्यों में अलग अलग, और जहां पे घटनाएं हुई हैं एकदम से हुई हैं और पूरे भारतीयों का सबका ध्यान वहां गया है। तो ऐसी घटनाएं देश के अन्य हिस्सों में ना हो, इसके लिए राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को मिलकर कदम उठाने चाहिए। ये सिर्फ किसी की आलोचना करने से काम नहीं हो जाएगा कि मैं आलोचना कर दूं, हम आलोचना कर दें, किसी के ऊपर जिम्मेवारी डाल दें। ये इतनी छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। और इसके लिए केंद्र सरकार को राज्यों के साथ मिलकर प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। आप जो कह रहे हैं वो बात जो है मुझे, और आपकी बात में जो है सेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यहां मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। वो बात यह है कि जो आप माहौल, सांप्रदायिक माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं, मैं उस मौलाना जो दंगाई मौलाना है तौकीर रजा, उसके बयान से मैं आगे बढ़ के बात कर रहा हूं। उसने जिस तरह का बयान दिया, देखिए है क्या कि चाहे
जो भी ये जो जितने इंसिडेंट हम देख रहे हैं, इसके मूल में कहीं ना कहीं अदालती फैसले हैं। और अगर हल्द्वानी में एक अवैध इमारत को तोड़ा जाता है जिसे मदरसा बताते हैं, लेकिन उसमें तो वो हाई कोर्ट के आदेश से होता है। अगर अयोध्या में राम मंदिर बनता है तो वो 5 जजों की बेंच फैसला सुनाती है। और अगर ज्ञानवापी में कुछ हो रहा है तो वो भी जो है कोर्ट के आदेश से हो रहा है। लेकिन इस देश में एक राजनीतिक माहौल ऐसा बनाया गया कि इस देश की अदालतें बिकी हुई हैं। इस देश में हिंदुस्तान के बाहर जाकर जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ये कहते हैं कि देश में डेमोक्रेसी नहीं है, जब कांग्रेस के कुछ नेता या बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता ये कहते हैं कि अदालतें कॉम्प्रोमाइज, मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी पूरी बात सर, दिन दहाड़े सरकार को बदल दिया गया, सर मेरी पूरी बात हो जाए, बदलाया जा रहा है। दुष्यंत जी मेरी पूरी बात हो जाए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मूल्यों पे तो निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। मेरी पूरी बात हो जाए, उसके बाद आप जरूर बोलिएगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप जो है इस देश में यह माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि इस देश की अदालतें सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो मैनेज होती हैं और देश में जो है डेमोक्रेसी नहीं रह गई है। उसके कारण कुछ लोगों को यह मौका मिल जाता है कि वो जो दंगाई भीड़ होती है उसको उकसाए कि भैया देश की सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ नहीं होगा, अब तो मरने मारने का वक्त आ गया है। और जब सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है, संविधान में नहीं है, वो कहते हैं संविधान कुछ नहीं है, अब तो हमको मरने मारना पड़ेगा। उसके बाद ये दंगाई सड़कों पर उतरते हैं। तो सवाल यह कि माहौल बनाने में ये रातों रात नहीं बना, इसके पीछे पूरा एक डिजाइन दिखता है। और वो डिजाइन को किसका, वो अपने आप में जांच का विषय है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जांच होनी चाहिए। अब आप बताइए, बोलिए। अशोक जी मैं ये कहना चाहता हूं, प्रशांत भूषण जी का वीडियो है, सोशल मीडिया पे है, आप उसको सुन सकते हैं। वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो एक केस का बाकायदा उदाहरण देते हैं। तो हमारी केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, उन्होंने उस पर जांच क्यों नहीं की, एक्शन क्यों नहीं लिया। प्रशांत भूषण जी अगर झूठ बोल रहे हैं, अगर वो गलत कर रहे हैं, वो देश में दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, झूठी जानकारी देके, तो उन पे एक्शन लेते। अन्यथा प्रशांत भूषण के बयान के ऊपर उस जज पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सरकार करेगी साहब, ये मैं और आप नहीं कर सकते। जिस मौलाना की आप बात कर रहे हो, अगर वो मौलाना समाज में विद्वेष फैलाने का कार्य कर रहा है और गलत बयान दे रहा है, तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा? सरकार करेगी श्रीमान जी। सरकार को आगे आके एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल सरकार को एक्शन लेना चाहिए, इसलिए मैंने बिष्ट जी से भी सवाल पूछे थे, सरकार के एक्शन ले। लेकिन मैं विक्रम सिंह जी ये जो बात कह रहे हैं कि सरकार, उन्होंने प्रशांत भूषण का हवाला दिया। अब देखिए हमारे पास किस तरह के इस देश में नेता लोग क्या करते हैं, तो उनका हल क्या है, इलाज ये सोचना पड़ेगा। यही प्रशांत भूषण ने, और यही जो प्रशांत भूषण का आपने नाम ले दिया, बिल्कुल सही किया दुष्यंत जी, लेकिन मैं एक और नाम ले देता हूं, वो नाम है सत्यपाल मलिक का। और वो आदमी राहुल गांधी के साथ बैठ करके क्या क्या बातें करता है वो मत भूलिए। वो यही सत्यपाल मलिक है सत्यपाल मलिक ने, प्रशांत भूषण ने, उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि जो राम जन्मभूमि पर जिस दिन 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस दिन उन पर बम फेंकवाया जा सकता है, क्योंकि ये चुनाव जीतना चाहते हैं। इस तरह का बेहुदा बयान दिया गया, और इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसी चीजें जब इस तरह के बेहुदे बयान दिए जाते हैं तो फिर देश के बाहर जो दुश्मन बैठते हैं वो इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो तो भला हो सुरक्षा एजेंसियों का, भला हो देश की गुप्तचर एजेंसियों का, उन्होंने इस तरह की कोई चीज कामयाब नहीं होने दी जो भारत के बाहर डिजाइन हो रहा था। लेकिन सवाल है विक्रम जी, इस तरह के बयान देने वाले, आज बयान दिया प्रशांत भूषण ने, उसके बाद फिर दूसरा बयान देता है सत्यपाल मलिक, इस तरह से ये लोग बयान देते हैं, क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? ये लोग इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं, इस तरह के मौलाना भड़काऊ बयान देता है, कहता है कि भाई इस देश में अदालतों से कुछ नहीं हो रहा, हमको फैसला लेना पड़ेगा। अशोक जी दो बातें, ये जिन लोगों के नाम हम आप ले रहे हैं वो ऐसे नहीं है कि वो हमारे नवरत्न हैं या पूजनीय व्यक्तित्व हैं। इनके साथ जनता ने क्या दुर्गत की है ये सबसे सर्वविदित है, और ये वैसे भी है आज के जमाने में, वैसे अगर प्रसिद्धि न मिले, आप इस तरीके के उल जलूल बेबुनियाद बयान दे दीजिए, आप जग जाहिर हो जाएगा, और आप ऐसे शो में उनको उसकी बयान की अनर्गल प्रलाप की चर्चा की जाएगी, उसकी मीमांसा की जाएगी। मैं तो उसको जानता ही नहीं हूँ। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? ये तो मैंने कहा एक ढूंढिए 1000 मिल जाएंगे, उनकी चर्चा हम न करें, आपका समय बड़ा कीमती है। लेकिन तौकीर रजा ने जो कहा, हमें हुकूमत से इंसाफ की उम्मीद नहीं है, हमें अदालत से इंसाफ की उम्मीद नहीं है, तो आपको इंसाफ की उम्मीद कहां से है ये हमें और तरह बता दें।
आप जिस तरीके की बेपेंदी के लोटे की तरह कभी इधर और उधर बात कर रहे हैं, मेरा तो ये मशवरा होगा कि इनके खिलाफ मुकदमा 153A के अंतर्गत कायम करें, इनकी चल अचल संपत्ति करें जांच, और इनके ऊपर इसके पहले भी मैंने एक बार कभी मौका आता था इस तरीके के लोगों को, उनको नजरबंद करके जरा दूर स्थान, बिल्कुल जहां पर जो कि अगर प्रदेश में हो कम से कम 500 किलोमीटर दूर, और देश से अगर प्रदेश से बाहर करना हो तो उसके, लेकिन ये चीजें नोटिस होनी चाहिए, कॉग्निजेंस लेके कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरीके की नहीं कि जहां जो मन में आया जो जाकर के है विश्वमन करते रहे, ये चीज बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और इसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई, मैं कभी भी अपने को हेल्पलेस नहीं समझा, और स्टेट तो कभी हेल्पलेस अपने को फील ही नहीं कर सकता है। योगी मॉडल और योगी की जो परंपरा है वह समझता हूं कि सबसे ज्यादा अनुकरणीय है। जैसा कि आदरणीय नंद किशोर गर्ग जी ने कहा है, यह मॉडल बिल्कुल सार्थक है, व्यवहारिक है, और इसकी आवश्यकता है। आप देखिए, प्रतीक्षा कीजिए, कोई जरूरी नहीं है। इन लोगों ने मौका परिस्थिति को देखे, आज का दिन देख ले, जब भीड़ इनको रेडीमेड मिल जाती है आज के दिन, उस रेडीमेड भीड़ का दुरुपयोग करना, इसको इन्होंने कला में परिवर्तित कर दिया है। हम कोई ऐसी मूर्खता नहीं करेंगे जब आपको 364 दिन हमारे, एक दिन आपका, ऐसा ना हो कि जिस दिन शासन प्रशासन कमर कस ले, आपकी ये जो बंदर घुड़कियां हैं ये किसी काम आने वाले नहीं है। वो जमाने चले गए जब खलील खां फाख्ते उड़ाया करते थे। अशोक जी, ये जागा हुआ भारत है, ये जागा हुआ भारत है। चुनौती देने की भाषा और धाव सपाटे की भाषा वाले जमाने चले गए। जो नंद किशोर गर्ग साहब ने सांकेतिक भाषा में कहा है, इन टूल कट के जो जन्मदाता है, जो कहते हैं ये हमारी अमानत है, अगर ये लुच्चे लफंगे आपकी अमानत हैं तो हम आप क्या हैं? हम आप चीन और पाकिस्तान से आए हैं। जाहिर सी बात है, आपने 153A की बात की तो मुझे एक चीज जरूर याद आई, इसलिए आज मैं जरूर बोलना चाहता हूं वो बात। 153A लगना चाहिए। जो लोग दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं उन पर सेक्शन 153A लगना चाहिए। लेकिन होता पता है क्या है इस देश में? 153A अभी एक यूट्यूबर पत्रकार पर लगा है, रचित कौशिक। आपने नाम सुना होगा, रचित कौशिक। अभी दो दिन पहले पंजाब की पुलिस एक यूट्यूबर रचित कौशिक को उत्तर प्रदेश से धारा 153A लगा के उठा के ले जाती है। और उसका अपराध क्या था? 153A पंजाब की पुलिस, आम आदमी पार्टी की सरकार उस यूट्यूबर पे लगाती है जो आम आदमी पार्टी के करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता है। दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि दंगाई जो है, दंगा भड़काने वाले जो धाराएं हैं वो उन पत्रकारों पर लगती है, उन यूट्यूबर्स पे लगती हैं जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। लेकिन ये तौकीर रजा जैसे लोग जो खुलकर जो है इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं वो खुले छूटते रहते हैं। दुर्भाग्य की बात है। लेकिन विष्णु जी, मैं आपसे जरूर पूछूंगा, क्योंकि सरकारें आपकी हैं तो आपकी जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बड़ी है। लेकिन एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद लौटता हूं, इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। हेलो बेटा। पापा कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा।
और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन हूं। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या, एप्सिलॉन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग एप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत एप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दो टूक आप देख रहे हैं बरेली से हल्द्वानी टूल किट की नई कहानी, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये क्या टूल किट है? क्या चुनाव से पहले एक नई टूल किट एक्टिव हुई है जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सब जगह जो है दंगे कराने की साजिश रची जा रही है। एक बार फिर से देश में आंदोलनों की भी जो है आवाज़ें सुनी जा रही हैं। ये कौन सी टूल किट है, आखिर इसका मकसद क्या है, और सवाल यह है इस टूल किट को कैसे आप कंट्रोल करेंगे, क्योंकि कंट्रोल करना भी जिम्मेदारी है। क्योंकि सरकार है तो सरकार की ये जिम्मेदारी है, सरकार का ये काम है कि ऐसी टूल किट को देश में इस बात की इजाज़त ना दी जाए कि वो देश का माहौल ख़राब कर सके। इस सब पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आज की डिबेट पे एक बार फिर लौटूँ। आज शुक्रवार है और हमारे तमाम दर्शकों के लिए जो आज का हमारा क्विज है वो भी मैं आप बता देता हूं। आज हम जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं, ये क्विज में पार्टिसिपेट करके हिस्सा लेकर आप आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। तो आज जो क्विज है वो मैं आपको बता दूं। आज का हमारा सवाल, क्विज का सवाल, 2024 की रिपब्लिक डे परेड में इंडियन कोस्ट गार्ड के कंटिजेंट का नेतृत्व किसने किया? सवाल एक बार फिर सुनिए। 2024 में जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी, इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड कंटिजेंट का नेतृत्व किसने किया? आप अपने जवाब हमें डीडी के जो सोशल मीडिया हैंडल हैं वो टैग करके हमें शेयर कर सकते हैं, और अगले हफ्ते हम जो भी जवाब है इसका जवाब भी बताएंगे और साथ साथ जो लकी विनर्स हैं उनका ऐलान भी करेंगे। तो आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। चलिए मैं डिबेट पे एक बार फिर लौटता हूँ। वीरेंद्र बिष्ट जी, सवाल यह है कि सरकारें आपकी हैं, कानून जो है कानून का राज रहे, जिम्मेदारी आपकी है। अभी दुष्यंत नागर जी ने कहा कि किस तरह के बयान जो हैं लगातार दिए जाते हैं और उन सबको लेकर ऐसे बयान देने वाले खुलेआम घूमते हैं, कोई एक्शन नहीं होता। पंजाब की पुलिस 153 लगाकर पत्रकार को पकड़ लेती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है ऐसे जो नफरती मौलाना हैं उनके ऊपर कोई धाराएं नहीं लगती, वो खुलेआम घूमते रहते हैं। सब क्यों? देखिए अशोक जी, आप बिल्कुल इस तरीके से नहीं कह सकते कि जो नफरती भाषण देने वाले लोग हैं, जो समाज को बांटने की और उन्माद पैदा करने की बात है, और जो लोग सिर्फ इस तरीके के काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे जहां जहां हमारी सरकारें हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होती है। ऐसे लोग जेल भी जाते हैं, एनएसए के तहत उनको बंद भी किया जाता है, उनकी संपत्ति भी कुर्क हो रही है, उनके अकाउंटेंट भी सील हो रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, उनसे वसूला भी जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी एक दो लोग अभी ऐसे हैं जिनका इलाज सरकार करेगी और निश्चित रूप से करेगी। जहां तक उत्तराखंड का सवाल है, हमने उत्तराखंड में अभी जो ये घटना हुई है इसमें 5000 लोगों के खिलाफ और 17 लोगों के खिलाफ हमने नामजद रिपोर्ट करी है और 5000 लोगों को चिन्हित करने का काम किया है। 5000 लोग आप कह रहे हैं? 5000 लोगों को? हाँ, 5000 लोग, 5000 लोग और 17 लोगों को नामजद किया है। और इन लोगों को सबको जेल में डालने का काम उत्तराखंड पुलिस का है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन लोगों से पूरा वसूला जाएगा, वसूली की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज वहां जाकर लोगों से मुलाकात भी करी है, जो घायल हुए हैं उनका हालचाल भी जाना है। डीजीपी और हमारे चीफ सेक्रेटरी वहीं बने हुए हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, बहुत सख्त सजा दी जाएगी जो भविष्य में ऐसी घटनाओं को अंजाम न दे। और ऐसा ही नहीं, जो जिनके पीछे जो लोग संरक्षण दे रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, जो खुलेआम राजनीति की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, उन्माद फैलाने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं
कि भविष्य में ये घटना ना हो। हमारा जो उत्तराखंड राज्य है अमन चैन और शांति वाला राज्य है, ये देवभूमि की प्रतिष्ठा बनी रहे और जो भी देवभूमि की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कार्रवाई करेगा, कोशिश करेगा, ऐसे लोगों को हम सख्त से सख्त सजा देने ओके, अशोक यादव जी, फिर सवाल है कि वो कह रहे हैं कि सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है, तो हम उम्मीद करेंगे जब सरकार एक्शन मोड में आए तो कोई विक्टिम कार्ड लेके ना निकले कि भैया इन लोगों को क्यों है परेशान किया जा रहा है, निर्दोष लोगों को पकड़ा जा रहा है। इस तरह का कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेला जाना चाहिए ना। देखिए, कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेलेगा, बशर्ते कार्रवाई जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में सख्त एक्शन होना चाहिए। और अभी देखिए अशोक जी, बड़ी योगी मॉडल की चर्चा हो रही थी। मैं पूछ रहा हूँ कौन सा योगी मॉडल है जो कानपुर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार कृष्ण गोपाल दीक्षित की धर्म पत्नी और बेटी को जिंदा जला देता है बुलडोजर अपना, और वही बुलडोजर जब बीएचयू में जब बेटी के साथ रेप करने वाले भाजपाई बलात्कारियों के घरों तक नहीं पहुंचता बुलडोजर। इस योगी मॉडल की बात कर रहे हैं आप लोग, कैसे योगी मॉडल की बात कर रहे हैं? ये सवाल उठता, देखिए ये कौन सा योगी मॉडल भाई? इस योगी मॉडल के बुलडोजर सुन लीजिए, कौन सा योगी मॉडल का बुलडोजर है जिस बुलडोजर में आंख लगी हुई है, जिस बुलडोजर में दिमाग लगा हुआ है कि हमें भाजपाइयों के यहाँ नहीं जाना है, हमें किसके यहाँ चलना है, किसके यहाँ नहीं चलना है, हमें उस व्यक्ति क्या नहीं चलना है जो किसानों को दरिंदगी से थार से दबा के हत्या कर देता है, मिस्टर टेनी का लड़का, उसके घर का रास्ता बुलडोजर नहीं जाता है, लेकिन एक गरीब ब्राह्मण के घर का रास्ता बुलडोजर जरूर जाता है। ये बुलडोजर मॉडल की बात आप लोग कर रहे हैं, योगी का बुलडोजर, ये अन्याय का मॉडल है। ये कैसा जो योगी जी का बुलडोजर भैया, ये बहुत बड़ा सोचनीय प्रश्न है। अगर ये बुलडोजर वास्तव में न्याय का प्रतीक है अशोक जी, तो इसको बिना भेदभाव किए चलना चाहिए और अतिक्रमण पे चलना चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर है, न कि टारगेट करके किसी का घर गिराने के लिए बुलडोजर है। ये सवाल योगी मॉडल के, ये तारीफ नहीं होनी चाहिए इस तरह की। अब मेरा एक सवाल फिर मैं नंदकिशोर जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, पर मेरा जो उत्तराखंड में बुलडोजर चला वो तो सही चला ना, हाईकोर्ट के आदेश पे चला? कोई भी बुलडोजर, कोई भी नहीं सर, नहीं कोई भी नहीं सर, खुलकर बोलिए ना एक बार। उत्तराखंड में जो बुलडोजर चला जिसको लोग मदरसा बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने कहा अवैध है, सरकार की जमीन पे बना था, वो बुलडोजर सही चला, उसकी प्रशंसा करेंगे, वो बुलडोजर मॉडल सही है? देखिए यहाँ पे योगी के बुलडोजर की बात हो रही है। अरे सर मैं तो वही मॉडल तो वही है, बता रहा हूँ। अरे अशोक अरे अब लेट मी से हाँ बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी कार्रवाई, चाहे बुलडोजर हो या कोई भी कार्रवाई हो। सर मैं आपसे स्पेसिफिक पूछ रहा हूं अशोक जी, मैं आपसे स्पेसिफिक, अभी आपने स्पेसिफिक, फिर आप वही कर रहे हैं, आपने स्पेसिफिक 2-3 घटनाएं गिना दी, मैं आपसे एक स्पेसिफिक घटना पूछ रहा हूं। क्या उत्तराखंड में अवैध मदरसे पर जो सरकार की जमीन पर बना उसके ऊपर हाईकोर्ट के आदेश से बुलडोजर चलता है, तो वो बुलडोजर मॉडल सही है कि गलत है? देखिए, कोर्ट के आदेश पर कोई भी एक्शन होता है तो सही है। कोर्ट के आदेश पर अगर कोई भी एक्शन होता है, वो एक्शन सही था, वो एक्शन सही था, ठीक है, ओके, चलिए शुक्रिया आपने कम से कम ये कहा। मुझे लगता है कि भाजपा प्रवक्ता को सुनना चाहिए बिष्ट जी, अगर समाजवादी पार्टी कह रही है कि आपका एक्शन सही था तो इसको आपको प्रचारित करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ने 2 टूक में कहा है कि ये एक्शन जो है, जो सरकार का एक्शन था उत्तर हल्द्वानी में बिल्कुल सही था और तौकीर रजा जैसे लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने मेरे शो में कहा है, कम से कम आप इसको प्रचारित करेंगे तो एक पॉलिटिकल विल कम से कम तैयार होगी कि सब पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे दंगाइयों को जेल के पीछे नहीं करेंगे, हम कार्रवाई भी करेंगे। जी ठीक है, नंदकिशोर जी रिस्पॉन्ड कीजिए, गिरफ्तार भी करेंगे। ओके, नंदकिशोर जी रिस्पॉन्ड कीजिए। समाजवादी पार्टी को कहां से लेके बनारस के 3 लोग पकड़े जा चुके हैं, जेल के अंदर है। किसी एक घटना को जोड़ के बीजेपी और ये मॉडल फेल होने की, अरे 20 करोड़ की आबादी में रोज 100, 200, 500, 1000 घटनाएं होंगी। उस इक्का दुक्का घटना को कभी कानपुर की, बनारस की उठा के आप, ये कौन से राजनीतिक पार्टी के काम, लोगों का काम नहीं है इस ढंग से कंफ्यूज करना। कानून काम करता, कानून कितना स्लो काम करता है। मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, लगातार राजनीति रह के छोड़ा हुआ है, परंतु कानून की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज वही है ना, प्रमोट हो के जाते हैं, उसके अगेंस्ट स्टे दे देते हैं। रोज इनके अंदर व्यक्ति का व्यू बदल जाता है। सबके सब सारी चीजें ठीक होकर भी क्या इस देश की सुरक्षा आवश्यक है या नहीं? क्या चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो या पाकिस्तान के ढंग से हो? जो टूल किट वाली बात अशोक जी बार बार कह रहे हैं वो ये है कि अब हरियाणा डिस्ट्रिक्ट मुझे अगले हफ्ते होते नजर आ रहा है। 50-50 ट्रैक्टर तैयार हो रहे, वही चढ़ूनी, वही 5-10 नाम है पूरे गिने चुने, और वो भी एक समुदाय से हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर जो अपनी जमानत नहीं बचा सकते वो लोग नेता बन के और मीडिया में छा जाते हैं, और उसके कारण से पूरी दिल्ली को डिस्टर्ब करने की तैयारी चल रही है।
पूरे हल्द्वानी से लेके उत्तराखंड को डिस्टर्ब करने की तैयारी। ये इस चुनाव को संपन्न ना होने दे और मोदी को फेलियर घोषित कराए। इन्वेस्टमेंट यहाँ आके रुक जाए। आज एक तरफ कितना बढ़िया शो चल रहा है कि लाखों लोग आके जुड़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उस मॉडल की खुशी नहीं जाहिर कर रहे। एक कभी तो एक आध शब्द कह दो ये काम अच्छा हो रहा है, नहीं कहेंगे क्योंकि चलिए सर, वो तो राजनीतिक अपनी राजनीतिक सबकी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन एक छोटा सा सब कुछ नहीं हो सकता। नहीं वो आपकी बात बिल्कुल सही है सर। अगर हम लोग राजनीति से ऊपर उठकर सोचने लगे तो मुझे लगता है इस देश का बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन शायद उसके लिए हम लोग तैयार ही नहीं है। दिक्कत ही है। मैं एक ब्रेक और मुझे बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद मैं लौट रहा हूँ तुरंत। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो टुक आप देख रहे हैं, चलिए जल्दी से दुष्यंत नागर जी अल्टीमेटली क्या सॉल्यूशन है? देखिए जी, सॉल्यूशन सरकार के पास में है और देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, लोकल इंटेलिजेंस को मजबूत करना, सर्विलांस सिस्टम को बढ़ाना, यही जो SOPs हैं हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों की, उनका पालन होना चाहिए, उन नॉर्म्स का पालन होना चाहिए और देश के आंतरिक माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए जो भी संभव हो कदम उठाना चाहिए। अभी नंदकिशोर जी ने किसान आंदोलन के बारे में कहा। कल हमारे 3 मंत्री गए, बातचीत हुई चंडीगढ़ में, मुख्यमंत्री ने बातचीत कराई, पंजाब के मुख्यमंत्री ने, लेकिन विफल रही। भाई, जब आपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया है कि MSP देने का, तो आप पूरा क्यों नहीं कर देते? चलिए उस पर छोटी सी बात के लिए वो लोग कर रहे हैं। कल को फिर दिल्ली में आएंगे, यहाँ पे समस्याएं होंगी, नई बातें होंगी, नई डिबेट होगी। तो सरकार को समस्या को बढ़ने से पहले ही समाधान खोज लेना चाहिए। बुराई क्या है? इस पे मैं जरूर चर्चा करूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब मुझे लग रहा है कि वो दौर फिर से लौट रहा है कि एक बार फिर जिसका इशारा कर रहे हैं, तो सरकार ने क्या किया, या ये जो आंदोलन होते हैं, इन आंदोलनों के पीछे क्या सिर्फ कारण MSP होते हैं, डिमांड होती हैं, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, इन सब पर एक बार फिर से मुझे लगता है कर। लेकिन विक्रम सिंह जी, बहुत संक्षेप में, सिर्फ 30 सेकंड में, आपको लगता है एक SOP बनानी, सरकार को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए? अगर इस तरह की टूल किट एक्टिव हो रही है तो सरकार की अल्टीमेटली जिम्मेदारी है, चुनाव सामने है, कहीं ना कहीं जो है आपको तैयारी अपनी रखनी पड़ेगी। अशोक जी, टूल किट को जितना रीइंफोर्स करेंगे उतना ही अच्छा। टू बी फोरवॉर्न्ड इज टू बी फोरआर्म्ड। पहले से तैयारी ही पूर्वाभ्यास, और पूर्वाभ्यास इतना पुख्ता कि मालूम पड़े कि वो आदत में शुमार हो गया हो। और सबसे बड़ी चीज सोशल मीडिया पेट्रोलिंग, वो सबसे आवश्यक हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया आज जो है वो घुन की तरीके से चारों ओर फैल चुका है और उसके ऊपर नियंत्रण और जो विषाक्त वातावरण शुरू होता है उसको बिल्कुल जड़ से ही समाप्त करना हो तो सोशल मीडिया पेट्रोलिंग टूल किट के मैनेजमेंट का पार्ट होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत आपने सही बात की, क्योंकि हम देख रहे हैं हल्द्वानी और दूसरी बात बरेली को लेकर के भी जिस तरह से फेक न्यूज़ फैलाई गई, एक पूरे ग्रुप ने पहले फेक न्यूज़ फैलाया और उसके बाद जो है इस तरह के दंगे भड़काने के लिए, इस तरह की जो चीज़ होती है, तो उसको रोकने के लिए सोशल मीडिया पर भी बड़ा एक्टिव रहने की ज़रूरत है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि अगर दूसरी तरफ भारत के दुश्मन सक्रिय हैं
तो भारत की सरकार और उसकी सुरक्षा एजेंसियां भी उतनी ही सक्रिय होंगी इनका मुकाबला करने के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है ये इतना आसान मामला नहीं है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश ज़रूर होगी, लेकिन इस तरह की जो भी कोशिश होगी इसको हम दो टूक में एक्सपोज लगातार करते रहेंगे। हम पहले भी कई टूल किट्स को एक्सपोज कर चुके हैं, वो प्रयास हमारा लगातार चलता रहेगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का दो टूक में शामिल होने के लिए। आज इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।